बच्चे सुस्त हैं, आराम से आएंगे। तो थोड़ा सा मैं बच्चों आप लोगों को जो प्लानिंग रहेगी अगले 2-3 महीने उसके बारे में कुछ 2 मिनट समझाना चाह रहा था, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो एंडलेसली इनटू थिंग्स विदाउट एनी क्लियर मोटिव। तो जैसा कि अब क्योंकि मैंने कल आपका टेस्ट ले लिया और जो अभी तक मिसिंग था कुछ समय से आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट, वो कल से चालू हो गया। तो 2-4 मिनट आप लोगों को कुछ खास बातें जो है बताना चाहूंगा। पहली चीज कि क्योंकि एग्जाम की डेट आपकी आगे खिसक गई है, तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों को भी पता रहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ स्ट्रेटेजी है नहीं, वो आप लोगों के लिए ही है। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो देखिए, थोड़ा सा तो हम आराम से डिटेल में पढ़ रहे हैं, छुट्टियां तो हमने की नहीं, डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे मैंने आज भी बोला, सिमिलर ट्रायंगल्स आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगले क्या मेरा छोटा सा प्लान आपको बता देता हूँ, ताकि आप लोग रेडी रहें। अभी पिछले 15-20 दिन से मेरा कंप्लीट फोकस मैथ्स के ऊपर है, जैसा कि आपने देखा है। क्योंकि अब मैंने ये सोच रखा है प्लान बना के कि मैं एक बार पहले, पूरा तो नहीं लेकिन हाँ मैक्सिमम काम मैथ्स का जो है वो मैं एक बार कोशिश कर रहा हूं कि वो मैं समेट के रख दूं, और उसके लिए मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकूं अगर आप लोग परफॉर्म नहीं करते हैं तो इसीलिए सारे चैप्टर्स पढ़ाए, अच्छे चैप्टर्स पढ़ाए, रिवीजन कराया। अब मैं सिमिलर ट्रायंगल्स करा रहा हूं। कल मैंने टेस्ट ले लिया, 10 बच्चों के टेस्ट में चेक करके आज मॉर्निंग में भेज भी चुका हूं। बाकी लोग 1-2 दिन में चेक होके भी वापस आ जाएंगे। जिन लोगों ने परफॉर्म नहीं किया, जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया बिना इंफॉर्मेशन के, और जिन्होंने इस बात को लिया, उनका क्या होगा वो भी इसी वीक में पता लग जाएगा। क्योंकि अब मैं आपके डायरेक्टली आपके रिजल्ट और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर जितना जरूरत होगी आपके पेरेंट्स से कनेक्ट करूंगा। ये मैं आपको पहले से समझाता आ रहा हूँ, शायद आप में से कई लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों ने चीट करने की कोशिश करी, तो उनको ये गलतफहमी है कि मैं अगर चीटिंग कर लेता हूं या कर लेती है और किसी को पता नहीं लगेगा, तो आपको भी पता नहीं है कि मैं कहां तक जा सकता हूँ। कॉपी देखते ही पता लग जाता है। आपको शायद समझ में ना आएगी कैसे पता लगता है, पर पता लग जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि अभी अपन प्राइमरीली ये मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं। कोशिश करके 80-90% काम हम पहले से निपटा के खत्म कर देंगे अभी। जिसमें आज मैंने ध्यान से सोचा तो सिर्फ एक सिमिलर ट्रायंगल्स और एक वॉल्यूम सरफेस एरिया जो चैप्टर बचा है, जो हमने एक एक बार पढ़ा है, और बहुत सिर्फ वही काम बाकी है। बाकी या तो मैं पूरा करा चुका हूं, या मैं डबल बार रिवीजन, और या फिर छोटा मोटा रिवीजन बाकी है। सिमिलर ट्रायंगल्स करते ही और वॉल्यूम सरफेस एरिया करते ही हम उस स्टेज पे आ जाएंगे कि जहां पर मैं आपके 5-5 चैप्टर के, 10-10 चैप्टर के इकट्ठा टेस्ट ले सकता हूं। यही मेरी स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको पहले से बता दिया। अभी एक छोटा टेस्ट लिया है, अभी मैं फिर से टेस्ट लूंगा कुछ ना कुछ सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा के या वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ा के। उससे आपको पता लग जाएगा आप कहां पर है, और मुझे पता लग जाएगा कहां पर है। तो हम टाइम का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे। वी विल नॉट वेट अंटिल मार्च एंड अप्रैल टू कंडक्ट टेस्ट एंड देन फाइंड आउट कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे बाद में आए हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, जैसे अब सिमिलर ट्रायंगल से पूरा पढ़ने को मिलेगा। तो बस लास्ट स्टेजेस चल रही है मैथ्स की, आप ऐसे समझ लीजिए। अब जो हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा, ये बात मैं दिसंबर नवंबर से कहना कई बार चिल्ला चिल्ला के समझा चुका हूं। अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ प्रॉब्लम्स दूर कराऊंगा, या जिसको जो टॉपिक में प्रॉब्लम है वो मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। बट मैं चैप्टर पूरा का पूरा ट्रिवीजन, क्वाड्राविजन, पेंटाविजन मैं नहीं कराऊंगा। रिवीजन हो चुका, ट्रिवीजन हो चुका। इससे ज्यादा आप लोग मुझसे अब अप्रैल में आके ना कहें कि अब मुझे ये चैप्टर पढ़ा दो, क्योंकि मैं उस समय सो रहा था। वो पॉसिबल नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आपका मई में पेपर नहीं है, आपका मार्च में पेपर है। अगर आप ये मान के चलेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, और मैं भी आपको ढंग से पढ़ा सकता हूँ।
आगे मत पोस्टपोन करिए चीजों को, ये आपको सब लोग कह रहे होंगे, मैंने स्पष्ट बोल दिया, ठीक है। तो वो काम आपका अभी मैथ्स का चल रहा है, ये तो आपको समझ में आ ही गया। अब जैसे ही मुझे लगता है कि मैथ्स में कहीं पर भी मैंने टेस्ट वगैरह लेके और आपका चेक करके और पता कर लिया कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, और फिर उसकी रिपोर्टिंग कर ली, घर पे डिस्कशन कर लिया, जैसे ही वो काम खत्म होता है फिर हम पूरा का पूरा फोकस डायरेक्टली हमारा साइंस के ऊपर शिफ्ट करेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि अब ये जैन चल रहा है, फेब एंड तक आते आते हमारा कोर्स एक बार कोई ये कहने वाला ना बचे कि साहब मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर हम मार्च अप्रैल के अंदर पूरी रगड़ाई करेंगे, टेस्ट लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डाउट क्लासेस लेना, वगैरह वगैरह, 3 घंटे का टेस्ट, सो ऑन एंड ऑन। तो जो इस प्रोसेस में शामिल रहेगा उसको इसके फ्रूट्स अपने आप जाके बाद में मिल जाएंगे। और जो अभी भी नहीं चाहता, अभी भी चीटिंग कर रहा है या टेस्ट देने से डर रहा है या पढ़ाई से मन चुरा रहा है, उसका तो मैंने आपको पहले भी कहा था 2 साल बाद भी 10th का पेपर रख दो तो वो उसमें अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी मच क्लियर कि अब आगे हमारी स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे जो क्लासेस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, 12th क्लास कह लीजिए, लोगों ने क्लासेस ऑल्टरनेट हो गई हैं, कहीं पर कुछ हो गया है, कहीं पर सब रिलैक्स हो गए हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं क्लासेस रेगुलरली लूंगा, मैं यही मान के लूंगा कि हमारा तो पेपर है, और आप अगर वही मान के पढ़ लेंगे अभी से तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मार्च अप्रैल में फिर से वही स्थिति होगी, पूरा पूरा कोर्स करने आप आएंगे, मैं नहीं करा पाऊंगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पढ़ाऊंगा पूरा टाइम, मैं आपके लिए 100% अवेलेबल रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मार्च को पढ़ाने के बाद में, मार्च तक पढ़ाने के बाद में मैं फ्री होना चाहता हूँ। आई एम विथ यू until the last exam, until the last day of your paper, 100% यहीं पर मिलूंगा। बट मैं वो किसे कहते हैं ना, घसीटी वाला काम मैं वो नहीं कराऊंगा आप लोगों को, आप समझ गए? दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। तो अभी अपन अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स जो है वो आपका मेजर, ये और क्लियर कर लो आज आप, इंस्टीट्यूट ओपन होने वाली बात कई लोगों ने मुझे पूछा है, मैंने एक बार पहले भी समझाने की कोशिश की थी, मैं आपको दोबारा समझा रहा हूँ। आप लोगों के पास में कम से कम ये बेनिफिट है कि अगले 15 दिन में, 20 दिन में, महीने भर में, जब तक वैक्सीन की स्थिति क्लियर होती है, देखिए मजाक नहीं चल रहा है, अब जब तक वैक्सीन की स्थिति क्लियर होती है कि हाँ ठीक है अभी हम कम हो गया है, अलाउड हो गया है आना, तो अभी आप लोग तो बहुत लकी हो कि अगर वो ओपन भी होती है तो उसके बाद में भी आपको कम से कम, मान लो मैं आपको फेब मिड के बाद में या फेब एंड के बाद में मैं बोलता हूँ कि आ जाओ, बैठ जाओ मेरे साथ में, तो भी आपके पास 2 महीना है मेरे पास बैठने के लिए, आप समझ रहे हैं? तो हम कोई रश में नहीं है, 10th क्लास 12th क्लास तो कोई रश में है ही नहीं। 9th क्लास को जरूर बेचारों को प्रॉब्लम है क्योंकि टेस्ट भी आ गए और अभी समझ भी नहीं आ रहा कि जाए ना जाए, ना मैं डिसीजन ले पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये चीज अगेन, ये चीज और आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि जिस दिन ये क्लियर हो गया कि ट्रबल नहीं है आपकी हेल्थ को और मेरी हेल्थ को हमारे साथ में मिलके बैठने से, पढ़ने से, उस दिन आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कॉल यू ओवर देयर, और फिर मैं आपको वहां पर बिठा के मैं आपको जो चाहे वो समझा सकता हूँ। और आपके जो टेस्ट कंडक्ट होंगे 3 घंटे के, वो तो मैं अभी से कोशिश कर रहा हूं कि वो आपके मैं ऑफलाइन ही कंडक्ट कराऊंगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात? अभी से इसका प्रोसेसिंग चालू हो चुका है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि मैं कैसे 15-15 बच्चे या किसी दिन टाइम निकाल के पूरे इंस्टीट्यूट में 4 कमरों में फैला के कैसे ना कैसे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, आप समझ रहे हैं? आप एक जने का रिस्क जो होगा वो सबको लेके डूबेगा। तो जहां इतना हमने पेशेंस से निकाला है वहां पर हम 10, और अभी कोई परेशानी आ नहीं रही है, बिलीव मी। आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है मई तक का कि आप अगर पढ़ाई करते रहें, अपने गोल को देख के मेरे साथ चलते रहें, और थोड़ा सा दिन वेट करिए, अभी वैक्सीनेशन चालू है, आप लोग भी अखबार में पढ़ रहे होंगे, लोग तो वैक्सीन लगवाने भी नहीं जा रहे हैं, वो दूसरों का देख रहे हैं कि जिसने लगवाई है उसका क्या होता है 28 दिन बाद में। तो जब अभी ये प्रोसेस चल रहा है तो मैं आपको कैसे रिस्क में डाल सकता हूँ, समझ गए आप? तो मैंने आपको पहले भी कहा था मैं वो भीड़ में बहने वाले लोगों में से नहीं हूं कि जो दुनिया कर रही है वो मैं करने निकल जाऊं, वो तो मैंने लाइफ में कभी नहीं किया। मैं अपने हिसाब से जैसा सही लगता है वैसा डिसीजन लेता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे के लिए लूंगा जो भी लूंगा। तो आप मोस्ट वेलकम हो आने के लिए, बट प्रेफरेंस मेरी फिर भी वही रहेगी कि जो बच्चे बहुत वीक है मैं उनको आगे काम कराऊं, जैसे इंस्टीट्यूट खोलता है, टेस्ट जो है वो बड़े टेस्ट वो मैं आपको कंडक्ट कराऊं वहां पर बिठा के। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, तो यू हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच
एंड अनलेस एंड अंटिल देन आपको जो कराया जा रहा है आप उस पर फोकस करिए, ध्यान रखिए। आप इतने तैयार हो चुके हैं कि आपको खुद को नहीं पता है, और अगले 1-1.5 महीने में आप इतने पॉलिश हो जाएंगे कि आपसे अगर मार्च में पेपर ले लिया जाए, 20% 30% बच्चों को छोड़ दो जिनको पढ़ना ही नहीं है, उनके अलावा कुछ भी आप मतलब आपको अगर मार्च में पेपर मिल जाएगा ना 3 घंटे का, तो आई एम श्योर यू विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। मुझे पता है, क्योंकि अब बस आपकी पॉलिशिंग की देर है। अब मैं वो पॉलिशिंग करना चालू कर दिया है मैंने। अब अभी तक आप कह रहे थे, पेरेंट्स कह रहे थे कराओ कराओ, ये करो वो करो, मुझे पता है वक्त होता है हर चीज का, हर साल कराता हूँ, तो वो परफेक्ट टाइम पर कराता हूँ। अभी वो परफेक्ट टाइम आ चुका है कि अब आपकी पॉलिशिंग और घिसाई, जो नहीं कर रहा है उसकी घिसाई होगी, समझ गए, और जो कर चुका है उसकी पॉलिशिंग होगी। वो काम कल टेस्ट से स्टार्ट हो चुका है, अब वो चलता रहेगा, और अब वो अगले 1-1.5 महीने में वही प्रोसेस चलेगा, उससे आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसीलिए अब मैं सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ा रहा हूँ। अब सिमिलर ट्रायंगल्स कितना बड़ा, कितना अजीबो गरीब और टिपिकल चैप्टर है कि इसमें टीचर क्या समझा लेगा आपको। तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं मुझसे, कितनी स्ट्रेटजीज हैं, कैसे क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, कैसे उस क्वेश्चन में घुस के देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या करना है। तो वो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था उनको समझ में आ भी गया था। अब दूसरा आखिरी मौका है, अब आज पढ़ाना चालू करूंगा तो आप समझ लो अगले कम से कम 8 क्लास तो शहीद हो गई, अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। बैठ के एक दिन में कितने क्वेश्चन होते हैं, मैं तो 4 से 5 से क्वेश्चन ज्यादा कराता भी नहीं हूं, आपको पता है। तो अब आप इस पर फोकस करेंगे डे बाय डे, तो आपका काम खत्म हो जाएगा 8 दिन के अंदर। आपके सर के ऊपर से सिमिलर ट्रायंगल्स का बोझ उतर जाएगा, और अगर सिमिलर ट्रायंगल्स और वॉल्यूम सरफेस एरिया का बोझ उतर गया तो आप खुद सोच के देखिए कि मैथ्स में बचा ही क्या है। जो लोग पढ़ने वाले, जो नहीं पढ़ने वाले, उनके तो स्टैट्स भी एक आफत है। तो अब सारा डिस्कशन हो गया, और कोई डाउट हो आपके मन में तो आप मुझे फोन करके आराम से पूछ लीजिए। आई हैव आंसर फॉर एवरी क्वेरी, क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा सोचता हूं मैं आप लोगों के बारे में कि क्या सही है और क्या गलत है। तो आई हैव एवरी आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। तो आप और पूछ लीजिएगा। अभी अभी सारी बातें क्लियर हो गई, अभी पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। दैट्स इट। तो सिमिलर ट्रायंगल्स जो है आप लोगों को एक बार पहले भी पढ़ाया था, और डिटेल में ही पढ़ाया था, और ये जानते हुए पढ़ाया था कि 70 से 80% बच्चे तो देखेंगे भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो अब की बार आप भले ही अभी सुन रहे हैं, या आप अगर रिकॉर्डिंग देखेंगे बाद में तो जो भी देखेगा वो सुन रहा है, आप अब की बार डे बाय डे मेरे साथ में काम चल के इसका खत्म कर दीजिए। मेरी हमेशा आपको प्रॉमिस रहती है, अब तो आपने आइडेंटिटीज पढ़ लिया, जब मैं आपको आइडेंटिटीज जैसा टॉपिक सिखा सकता हूँ तो फिर सिमिलर ट्रायंगल्स उसके सामने क्या है। आप देखिए, आइडेंटिटीज भी आखिर सिखाई दी, जिनको सिखाई, जिन्होंने पढ़ी समझी, वो आराम से काम कर रहे हैं और पूरा धड़ाधड़ आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो वो ही चीज सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर है, क्योंकि दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला लगता नहीं है। यू हैव टू प्रैक्टिस, यू शुड बी अवेयर to all the strategies and all the fundamentals to use in solving the questions, उनसे आप अवेयर होने चाहिए। वही 9th की ज्योमेट्री वाली बात है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन तो है नहीं, ये तो आपको बड़ा डीपली सोचना पड़ता है कि अब क्या करना है क्या नहीं करता। तो अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ बच्चों। सो सिमिलर ट्रायंगल्स, इफ यू रिमेंबर, इट हैज various small topics. Like the first topic is basic proportionality theorem and converse of BPT, basic proportionality theorem. तो अब किताब में कुछ भी लिखा हुआ हो, किताब में कुछ भी समझाया हो, मैं आपको अब अलग पढ़ाई कराऊंगा, और जब मुझे समय मिल जाता है तो मैं उसका भरपूर उपयोग करता हूं, दुरुपयोग नहीं करता हूं। तो उपयोग क्या कर रहा हूं मैं अब की, पिछली बार मैंने, कुछ बच्चों ने कहा था सर हमारा पेपर है, तो मैंने आपको वो चैप्टर 5 से 6 दिन में खत्म करा दिया था। अब मैं समय का उपयोग ये कर रहा हूं कि अब मैं आपको वो 8 से 9 दिन के अंदर कराऊंगा। समझ गया? तो जिनको पढ़ना है उन वो मोस्ट वेलकम है, आपको हर फंडामेंटल बता दिया जाएगा। तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है, अब आज अपन स्टार्ट करते हैं विथ माय पॉइंट ऑफ व्यू, विथ माय पर्सपेक्टिव। मैं आपको दिखाता हूं कंप्लीट मीनिंग कि बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी आखिर क्या चीज है। थ्योरम्स जो लिखी है किताब में वो तो जो बताती हैं वो बताती हैं, मैं आज आपको हर उस एंगल से बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी समझाऊंगा जिसमें शायद मैं पिछली बार खुद को दबा के रह गया, क्योंकि समय जब नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं पर आपको अपनी क्रिएटिविटी को या अपने
जो भी है एक्सप्रेशन को रोकना पड़ता है। अब वो है नहीं तो मैं उसका भरपूर इस्तेमाल करूंगा और आप भी फायदा उठाइए। तो देखिए बीपीटी, अपन बीपीटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए बीपीटी इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ what you have studied earlier in 9th class। आपने 9th, क्योंकि आप में से आधे से ज्यादा बच्चे अगले साल मैथ्स भी पढ़ने वाले हैं, उनको ये नोक्स एंड कॉर्नर्स पता होने चाहिए। वो खाली पढ़ाई के भरोसे, कोर्स सिलेबस के भरोसे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उनको नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज समझ, देखिए जो आपने 9th में मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, ये उसके एक्सटेंशंस हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बिगर पिक्चर है, बिगर पिक्चर वो है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और उस बिगर पिक्चर के एक छोटे और इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आप समझ गए? तो आप कहेंगे सर उल्टा क्यों पढ़ाया, पहले वो क्यों पढ़ाया? देखिए 9th क्लास क्योंकि छोटी थी तो छोटी पिक्चर दिखाई गई, अब आपको बड़ी पिक्चर दिखा रहे हैं। अब होता क्या है कि जिसने इस तरह से पढ़ाई नहीं करी उसको लगता है कि वो अलग था और ये अलग है, नहीं है। बेसिकली मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंडर आती है। बिगर पिक्चर इज बीपीटी। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तो अब आपको इस साल तो दोनों पढ़नी ही है, और इस साल अगर आपको पिछली बार की पढ़ाई याद हो तो मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी आपके काम में आती है। तो मैं आपको इतना डिटेल में पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, कोर्स में तो आपके चारों चीजें अभी भी काम में आएंगी ही आएंगी। So better you pay attention on whatever I am saying। तो देखिए मैं समझाता हूं, देखो आपको, जैसे पहले एक बार उसको याद करते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा था? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी आपने, which is considered one of the most important theorems of triangle and which is used very widely all over geometry। तो उसमें हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? देखिए कि पहले समझिए, फिर अगर समझ में आ गया तो रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? तो 9th में आपने पढ़ा था कि इफ दिस इज अ ट्राइंगल एबीसी, तो आपने पढ़ा था कि आप किसी भी ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स, एनी टू, बच्चों की आदत होती है सिर्फ यहीं पर खींचने की, अबे एनी टू था, यहां खींचो यहां खींचो, कोई सी भी दो साइड के मिड पॉइंट्स, मान लीजिए ये है मिड पॉइंट्स, तो आपने 9th में पढ़ा था कि अगर आप मिड पॉइंट्स को जोड़ दो, कोई सी भी दो साइड के जोड़ दिया, तो आपने पढ़ा था कि ये जो डीई है ये बीसी के पैरेलल होगी, ये पढ़ा था आपने, ये तो याद होगा आपको, होना भी चाहिए, अभी भी काम आता है। और ये इसके पैरेलल है और ये इसके हाफ है, ये दो चीजें पढ़ी थी आपने, डीई इज पैरेलल टू बीसी एंड डीई इज हाफ ऑफ बीसी। ये हो गई 9th की पढ़ाई मिड पॉइंट थ्योरम की, ठीक है? अब ये तो हो गई छोटी पिक्चर। बड़ी पिक्चर क्या है? बड़ी पिक्चर ये है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, बट मैं आपको वैसे समझा रहा हूं, नाम बाद में लूंगा। बड़ी पिक्चर ये है कि ये जो था मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल, दैट मींस इन दोनों का रेशियो है 1:1। तो मैं अगर मिड पॉइंट थ्योरम को रीफ्रेम करके बोलूं, रीफ्रेम, चेंज नहीं कर रहा हूं, रीफ्रेम कर रहा हूं। हमें बोला गया मिड पॉइंट्स को जोड़िए, और मैं अगर इसको रीफ्रेम करके बोलूं कि ये जो डी पॉइंट है विच इज डिवाइडिंग ए बी इन द रेशियो 1:1, सेम बात हो गई, मिड पॉइंट हो गया। एंड ई इज ऑल्सो डिवाइडिंग ए सी इन द रेशियो 1:1, यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर ये दोनों इक्वल है और इन दोनों का रेशियो इक्वल है और इन दोनों का रेशियो भी 1:1 है, यानी कि मिड पॉइंट है, वही बात हो गई। तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये वही बात है मिड पॉइंट थ्योरम वाली। अब इसकी बिगर पिक्चर ये है कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को किसी भी बराबर रेशियो में बांट रहे हो, बराबर, जैसे ये 1:1, it may be 1:2, and if this is also dividing the line ACAE into 1:2, in 9th class it was only 1:1, but अब बड़ी पिक्चर क्या है कि भैया 1:1 नहीं, कुछ भी रेशियो, कुछ भी 1:2, 3:4, 7:5, 5:9, कुछ भी, अगर ये दोनों पॉइंट्स ट्राइंगल की इन दोनों साइड्स को बराबर रेशियो में काट रहे हैं तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी।
तो बताइए 1:1 भी उसी में घुस गया नहीं घुस गया? अब चाहे 1:2 1:2 हो, 3:2 3:2 हो, 5:4 5:4 हो, 1:1 1:1 हो, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बट अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो लाइंस, ये जो लाइन बनती है, ये इसके हमेशा पैरेलल होती है। ये आपकी बिगर पिक्चर है। ये आपको इस साल सिखाया जा रहा है। 9th में सिर्फ 1:1 दिखाया गया था। अब आपको ये बोल रहे हैं कि बेटा कुछ भी रेशो हो ना, दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ये रहा देखिए ट्राइंगल। अब देखिए ये रेडी, अभी तो क्लियर है ना कि मिड पॉइंट तो नहीं है, लेकिन ये जो डी है ना, ये एडी बहुत बड़ा है, डी भी बहुत छोटा है। तो मान लो इसका रेशियो है 5:2, ये 5 और ये 2, 5 दूनी 2, सॉरी दूनी गलत बोल गया मैं, हिंदी में बोलना भी नहीं आता, 5:2, ठीक है, 5:2। और ये वाला जो पॉइंट है एई और ईसी, इनका रेशियो भी 5:2, सेम कहानी, पैरेलल होगी। अब बताइए, बिगर पिक्चर समझ लिया अपन ने, तो मिड पॉइंट थ्योरम तो अपने आप ही इसमें आ गई या नहीं आ गई? समझ गए क्या? फिर कोई कहेगा सर फिर इसका मतलब क्या मैं उसको याद ना रखूं? रखिए, वो थ्योरम्स या वो रिजल्ट्स जो ज्यादा काम में आते हैं उनको हम, तो मिड पॉइंट थ्योरम ज्यादा काम में आती है तो उसको अलग से याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। बट अब आप समझ गए होंगे कि यही है मिड पॉइंट थ्योरम, इसी के अंदर से आई है। समझे या नहीं समझे? अब कुछ सवाल किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम में ये भी तो था कि दिस इज हाफ ऑफ इट, तो यहाँ पर आप क्यों नहीं बोल रहे? अरे तो वो एक्स्ट्रा रिजल्ट था, वो अलग से याद कर लो जिंदगी भर के लिए कि ये इसकी हाफ भी होती है। अगर 1:1 होता है तब तो आप हाफ कह सकते हो, नहीं होता तो फिर आप कुछ मत बोलो ना। समझे या नहीं समझे? वो एक्स्ट्रा है मिड पॉइंट थ्योरम में। एक और रिजल्ट है कि ये इसका हाफ भी होता है। जनरल जब होता है कुछ और रेशो होता है 1:1 के अलावा, तब हम इस बारे में बात ही नहीं करते, तब हम सिर्फ ये कहते हैं कि ये इसके पैरेलल है। समझ गए क्या? तो ये मिड पॉइंट थ्योरम है और ये निकल के आई है, जल्दबाजी में बच्चों को लगता है बीपीटी, बीपीटी नहीं, ये निकल के आई है कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर से। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहती है, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इफ दीज रेशियोज आर इक्वल, इसका स्टेटमेंट बुक में से पढ़ लेना आराम से, मैं भी आज सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ठीक है? अगर ये दोनों जो रेशियोज हैं ये अगर इक्वल हैं, ये दोनों पॉइंट्स अगर इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, और इक्वल रेशियो के लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था, होता है प्रोपोर्शन। आप प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो वर्ड प्रोपोर्शनल कहां से आया? व्हेन द रेशियोज आर इक्वल दे आर नोन टू बी इन प्रोपोर्शन। तो कहता है कि अगर ये रेशियोज इक्वल हैं, यानी कि ये दोनों प्रोपोर्शन के अंदर हैं, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी। दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो थी आपकी कन्वर्स ऑफ बीपीटी और मिड पॉइंट थ्योरम। अभी समझा रहा हूं, फिर शॉर्ट में तरीका निकालूंगा जिससे आपको याद रह जाए। अब बीपीटी समझ लेते हैं। आप कहेंगे सर अब आप पहले कन्वर्स और एमपीटी को, कंफ्यूजिंग होती है ना, अब पहले आपको बीपीटी समझा देता हूँ। ये तो समझ में आएगी आपको कि पैरेलल कब होती है, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम में, और एक कन्वर्स, उल्टा याद कर लीजिए, उल्टा होता है। और बीपीटी में क्या होता है, यहीं पर देख लो बीपीटी में क्या होता है। बीपीटी सिंपली ये है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होगी, अगर होगी, अब की बार पैरेलल है, सिंपल है, अगर ये इसके पैरेलल होगी तो ये इन दोनों को सेम रेशियो में बांटेगी। ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिंपल है, आप पढ़ाई करें तो क्यों नहीं समझ में आएगी? अगर पैरेलल है तो दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, और अगर पहले से सेम रेशियो को जोड़ रही है तो लाइन पैरेलल होगी। समझे या नहीं समझे? ये है आपकी बीपीटी। अभी सिर्फ एक्सप्लेनेशन चल रहा है, मैं फिर से लिख दूंगा, ये है बीपीटी। अब बीपीटी से क्या निकल के आई? बीपीटी से निकल के आई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को अलग से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये वो थ्योरम है जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं पूछता हूं, 20 में से 1-2 जने जवाब देते हैं, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा। ये निकल के आई है बीपीटी के अंदर से। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में 9th में आपको क्या सिखाया गया था? याद कर लीजिएगा। अब क्यों क्यों दिक्कत आती है, मैंने पहले भी इसकी साइकोलॉजी का बड़े विस्तार से वर्णन किया हुआ है कि क्यों दिक्कत आती है बच्चों को। अब भाई साहब 10th क्लास के अंदर बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में तो कोई कंफ्यूज नहीं होता। आप पूछिए तुरंत
जवाब देंगे। बीपीटी इसमें क्या है, बीपीटी है कि रेशो अगर लाइन पैरेलल तो रेशो बराबर होंगे, कन्वर्स क्या है, रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल होगी। अब एमपीटी और कन्वर्स एमपीटी में कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि वो एग्जैक्टली इतना प्यार से एक दूसरे का कन्वर्स नहीं है, पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है, दिमाग लगता है, इस चक्कर में याद नहीं रहता। तो बिल्कुल कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि मिड पॉइंट थ्योरम की उल्टी नहीं है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बड़ी अजीब सी है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से, यानी कि एक साइड तो मिड पॉइंट है, अगर एक साइड के मिड पॉइंट से आप इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हो, पैरेलल भी गिवन है, तो सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसकी उल्टी तो नहीं है ना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन पैरेलल होती है, तो इसकी उल्टी ये थोड़ा ना कि पैरेलल है तो मिड पॉइंट, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मिड पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन पैरेलल होती है, ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है कन्वर्स एग्जैक्टली। वो ये है कि अगर एक मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा ही होगा। अब बताइए ये बीपीटी की स्मॉलर पिक्चर है या नहीं है। बीपीटी क्या कहती है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशो सेम होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी तो यही कहती है कि अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये रेशो सेम होगा। ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा। अब आया क्या आपको समझ में। ये तो ओपन है, ये बड़ी पिक्चर है, ये बड़ी पिक्चर है कि लाइन पैरेलल है ना तो ये रेशो सेम होगा ही होगा। और 9 की छोटी पिक्चर क्या है कि ये पैरेलल है और अगर ये मिड पॉइंट है यानी 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा। आप समझ गए होंगे, मैं इससे ज्यादा नहीं मतलब अब बोल पाऊंगा, बोर हो जाएंगे आप लोग। इसमें लिखा हुआ है कि ये लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होगा, मतलब 5:2 5:2 2:3 2:3 1:4 1:4। ये कहता है 1:1 1:1 बस। इसको आप कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मैंने समझाया है आपको पूरा भी, अब मैं फिर से आपको शॉर्ट में देखिए कुछ इस तरह का कुछ बना लेते हैं कि आपको याद रह जाए, रिकॉर्ड में रह जाए आपके। ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो जाता है, ये चीज आपको रिकॉर्ड में हमेशा पड़ी रहेगी। आई होप कि अगले साल आपके काम ना आए, आप निकल जाए अगले साल, डोंट माइंड, बट इसी साल काम में आए तो ज्यादा अच्छा है। ये मैं इस तरह से समझा देता हूँ आपको। ये है बीपीटी, ये आपके लिए मैं नोट बना रहा हूं। बीपीटी है इफ DE is parallel to BC, then AD upon BD is equals to AE upon EC। ये तो सिंपल है बीपीटी, ठीक है। लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा। और इससे निकला कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये मैं आपको नोट दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूं, ये इससे निकला कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में लिखा हुआ है कि इफ, ये देखो ये तो दिया हुआ है ना, डी पैरेलल टू बीसी, इफ DE पैरेलल टू BC। अब यहाँ पे तो बस ये लिखा हुआ है कि जो भी ये रेशो होगा वो ये रेशो होगा। इसमें ये लिखा हुआ है कि या 1:1 तो 1:1 होगा। अब और समझ में आ गया क्या आपके। यहाँ लिखा है जो होगा वो सेम होगा, यहाँ लिखा है कि यहाँ 1:1 होगा, यानी कि इफ DE पैरेलल टू BC and D is the midpoint of AB, then E is the midpoint of AC। शब्द बदल गए मगर उनका मतलब वही है कि ये अगर D मिड पॉइंट है यानी कि 1:1 है तो फिर सामने वाला भी मिड पॉइंट होगा। अब इससे ज्यादा मैं और नहीं समझा। तो ये तो रहा आपका बीपीटी और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और यहां मैं लिख देता हूं कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो एग्जैक्टली इसकी उल्टी है, आप बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं, ये इफ में लिख दीजिए, देन में लिख दीजिए, ठीक है। इफ एडी अपॉन बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी, देन डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है बच्चों, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ठीक है। और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा जो है मिड पॉइंट थ्योरम, वो थोड़ा बोलने में डिफरेंस सा लगता है, लेकिन अब इतने बार मैं बोल चुका हूं तो अब तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। अब की बार इफ D and E थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। इफ D and E आर द मिड पॉइंट्स, बहुत है, समझ तो जाओगी, देन DE। हाफ नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो इससे रिलेट नहीं कर रहा है, आपको पता तो है ही, मैं रिलेशन बना रहा हूं इनके अंदर। अब इसमें लिखा है कि अगर ये रेशियो इक्वल है तो ये पैरेलल होगी, यहां भी यही लिखा हुआ है, शब्द बदले हुए कि डी मिड पॉइंट है यानी 1:1 है, तो ये पैरेलल होगी। अब इसको अगर देखिए समझा दिया मैंने 20-25 मिनट तक, फिर मैं आपको इसका एक नोट बढ़िया बना के दे रहा हूँ, तो आप में से जो भी बच्चा मेहनत करना चाहेगा, समझना चाहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको देख के अगर आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लोगे 1-2 बार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब सिर्फ ये है कि पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, बाकी कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। ये लीजिए, ये आपका रिकॉर्ड भी हो गया है। सो ठीक है बच्चों, अब इसके साथ साथ में आपके 2 क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व हो गए हैं। अभी किताब उठाने का मेरा मूड नहीं है, मेरे ख्याल से किताब में 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक 5 या 6 नंबर या 6 और 7 नंबर के क्वेश्चंस होने चाहिए। अब आप उनको देख के करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो एग्जैक्टली यही है कि इसको इससे समझाओ और इसको इससे समझाओ। तो आप अगर ये पढ़ते हैं और फिर उन 2 क्वेश्चंस को करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2-3 साल तक ये बातें आपके दिमाग से कभी निकलेंगी। पहले अब अपन बीपीटी पर फोकस करते हैं, क्योंकि इसी के अंदर मैं आपको और चीजें समझा देता हूँ ना। अब अपन सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। सिलेबस मतलब अब अपन क्वेश्चंस कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे, उसकी बात करते हैं। तो बच्चों बीपीटी में ये लिखा जाता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि देखिए, आप एडी और बीडी के रेशो की बजाय जरूरत पड़ने पर एडी और बीडी और एबी, स्टैंडर्ड तो यही है। स्टैंडर्ड क्या है कि आप एडी और बीडी का रेशो लिखें और एडी को ऊपर लिखें, बीडी को नीचे लिखें। स्टैंडर्ड एक होता है ना, सुंदर सी थ्योरम बनी हुई, वो तो यही है। लेकिन एडी और बीडी और जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है एबी, ये जो कंप्लीट लाइन सेगमेंट है एबी, इसमें आप जो चाहें जरूरत पड़ने पर, बिना जरूरत के तो क्यों लिखेंगे आप, जो चाहें आप जरूरत पड़ने पर मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज दैट if there is something required in the question in which they have asked you something about AD and AB, not AD and BD, AD and AB. So my point is that you can also write, if these are parallel, then you can also write AD upon AB. Then you have to write is equals to के अंदर AE upon AC. पिछली बार बहुत प्रैक्टिस भी कराई थी मैंने आपको इस चीज की। AD upon AB is equals to AE upon AC. कुछ भी लिख सकते हैं आप इन 3 सेगमेंट्स में से
आपको जो भी 2 सेगमेंट लिखने हैं, सॉरी बच्चों, किसी ने गलती से कॉल कर दिया है, मैं अटेंड कर रहा हूँ। हेलो, चलिए, तो हाँ सॉरी डिस्टर्ब हो गए हम बीच में। तो आप बेसिकली बीपीटी के अंदर एडी, बीडी और एबी, इनमें से आप कोई भी जरूरत पड़ने पर और किसी को भी न्यूमरेटर में और किसी को भी डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। बस याद रखिएगा कि इधर से आप जो 2 सेगमेंट्स उठा रहे हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपको यहां से उठा लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विश टू राइट ए बी अपॉन बी डी, आपने पहले लिखा ए बी अपॉन बी डी, तो फिर यहां पर ए बी लिखा है आपने और फिर बी डी लिखा है, तो यहां पर लिखिए ए सी अपॉन ए सी। बस इतना ध्यान रखिएगा। और इस बार मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी समझा दूंगा, मुझे आप याद दिला दीजिएगा जब ये एक्सरसाइज खत्म हो जाए या चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि उसका रीजन भी बताता हूँ। पढ़ा हुआ तो है ही ना सबका स्कूल में, कहीं ना कहीं सो कॉल्ड प्री बोर्ड्स दिए हैं तुम लोगों ने, और वो भी दिसंबर जैन में दे चुके। सो कॉल्ड की प्री बोर्ड का मतलब तो भाई पूरा कोर्स ही दिया होगा, तो इतना तो पता ही होगा चैप्टर है क्या है। तो एडी अपॉन बीडी की जगह तुम्हारी मर्जी है, तुम एडी अपॉन एबी लिखो, बीडी अपॉन एबी लिखो, बीडी अपॉन एडी लिखो, एबी अपॉन एडी लिखो, जो तुम्हारी मर्जी हो लिख सकते हो। और फिर सामने आप वो भी लिखते हो, क्योंकि सारे रेशियोज भी इक्वल होते हैं। अब जो पॉइंट मैं आपको बोलने वाला हूं कि आप मुझे बाद में याद दिला दीजिएगा। देखिए अभी शुरू शुरू में तो मैं आपको यही सिखाता हूं कि आप डायरेक्टली लिख दो। डायरेक्टली मतलब जैसे आपका मन करा तो आपने लिख दिया ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। पिछली बार भी मैंने यही सिखाया था आपको कि लिख दो ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अगर कोई टीचर आधा नंबर काटे तो वो काट पाए, तो इसके लिए आप मुझे लास्ट में याद दिला देना, तो मैं आपको उसको कैसे लिखते हैं बता दूंगा। कईयों को पता भी होगा, मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये लिखते हैं और उसके बाद में फिर उसको चेंज करके अपन लिखते हैं, जबकि मैं आपको सिखाता हूँ कि आप सीधे लिख दीजिए। प्रद्युमन +1 तो होता है, बट इट्स नॉट दैट इजी। वो जिसको नहीं समझ में आता ना, उसका तो मैं जानता हूँ ना क्या हाल होगा, तो मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। अभी आप हाल फिलहाल क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिकॉज ये जो है ना कि इसको लिख के फिर चेंज करके लिखें या डायरेक्टली लिख दें, इन दोनों बातों के अंदर कोई विशेष फर्क नहीं है। अगर ये मेजर पॉइंट होता तो मैं पहले क्लियर करा के चलता, ये कोई मेजर पॉइंट नहीं है, ये आप अभी स्किप कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो प्राइमरी फोकस है वो हमारा फोकस ये है कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं। अब क्वेश्चन आ जाएंगे आपको तब देख लीजिएगा, और आपको पता लगा क्वेश्चंस तो आते ही नहीं और आप इसमें उलझ के रह गए, तो आपको नंबर 0 मिलने। तो इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट हाफ मार्क्स, वी शुड वरी अबाउट 4 मार्क्स। समझ गए? तो वो चीज जो है वो मैं आपको करा दूंगा। मैं इसलिए नहीं करा रहा सिर्फ क्योंकि कुछ बच्चे अभी उसी में उलझ के रह जाएंगे, बाकी मैं वो चाहता नहीं। तो अभी हाल फिलहाल आप क्या करिएगा, बीपीटी के किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको जो जरूरत पड़े इन तीनों में से वो लिख दीजिएगा। और जो बच्चे पिछली बार भी बहुत दुखी हुए थे, बेटा बीपीटी के अंदर ये जो पैरेलल लाइन ना, इन दोनों के अलावा इनका नाम लिखते हैं। जैसे पिछली बार मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के पूछा था, बच्चे कोई कुछ दे रहा है कोई कुछ दे रहा है। अरे सिंपल है, बीपीटी लगानी है, ट्रायंगल अब मान लो ऐसे है, तो आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? ये दोनों पैरेलल है ना, तो कौन सी साइड्स कट, कौन सी साइड रही है? इन दोनों पॉइंट से ये दोनों साइड कट रही है, तो आपकी बीपीटी ऐसे लगेगी, दिस एंड दिस। अब इसमें भी बच्चे घूमने लग जाते हैं, तो समझ नहीं आता क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये बीपीटी हो गई। कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी आपको बता ही दिया मैंने कि अगर रेशो इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस ट्राइंगल के अंदर आपको क्वेश्चन में पहले ही दिख जाए कि ट्राइंगल में लाइंस पैरेलल दे रखी है, तो आप उसमें धड़ल्ले से बीपीटी लगा सकते हैं। पैरेलल दी हुई है, फटाफट बीपीटी लगाई, क्वेश्चन सॉल्व किया। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाए कि उसमें लाइन पैरेलल करनी है, अब करनी है कैसे होती है, वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होती है। तो जिसमें है उसमें बीपीटी से काम होगा, और जिसमें कर
करनी है उसमें आप ये सोचिए कि यार पैरेलल करनी है, कैसे पैरेलल होगी? तो आप कोशिश करिए कि रेशोस इक्वल हो जाएं, क्योंकि अगर रेशो इक्वल हो गए तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो ये सोच अगर आपके दिमाग में पहले फिट हो जाती है कि पैरेलल आ गई तो बीपीटी लगा दूंगा, और पैरेलल करनी होगी तो फिर रेशो इक्वल करके कन्वर्स पीवीटी लगा दूंगा, कोशिश करूंगा रेशो कैसे। तो आपके क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या स्ट्रेटेजी होती है ज्योमेट्री के अंदर, तो स्ट्रेटेजी क्लियर होती है तो आप क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू शुरू में जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम मैं आपको ऐसे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा किताब के ही निकाल के 4-5 कि जिनको कोई भी बच्चा बड़े आराम से कर सकता है। और क्योंकि इतना आराम से पढ़ रहे हैं तो एक बात और बताता हूँ, माना सिमिलर ट्रायंगल्स का नाम ही मुश्किल है, ये है वो है, या अगर आप ढंग से देखेंगे, मेरी नजरों से देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि सर हर एक्सरसाइज में 2 से 3 क्वेश्चंस ही तो हैं जो अलग से पढ़ने पड़ते हैं। बाकी तो जो आप नॉर्मल चीजें समझाते हो बाकी तो उन्हीं से सॉल्व हो जाते हैं। आप देखिएगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे अभी ये पढ़ रहे हो, अब अगला टॉपिक क्या है, याद तो हो गई सबको, ए कितना इजी है, 2 एंगल इक्वल करो काम निकल जाता है। हर जगह 3-3 4-4 क्वेश्चंस ही तो मुश्किल है, 2 किसी में 2 किसी में 3। उनको जो बच्चा पढ़ने की इच्छा रखता होता है वो उनको अलग से पढ़ के, जैसे अभी हर हर चैप्टर में कराया आपको कि ये मुश्किल है ये इजी है। समझदार बच्चा जो होता है वो नॉर्मल पढ़ाई करता है और अच्छे क्वेश्चंस को देख के चले जाते हैं, बढ़िया मार्क्स आ जाते हैं, समझे या नहीं समझे। तो एक जितने आज थोड़ा ज्ञान में ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आई एम प्रीटी मच रिलैक्स्ड, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाई करा रहा हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए इजी क्वेश्चंस पहले देखते हैं। तो रुकिए जरा, किताब नहीं उठाना चाहता मैं, किताब के ही क्वेश्चंस बता देता हूँ, 2-3 आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब की बार पहले आपको वो वाला क्वेश्चन बताता हूँ जो मैंने लास्ट में कराया था, उससे क्या है आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, मैं कहता हूँ 9th की जो ज्योमेट्री थी ना, वो अभी जो आप क्वेश्चंस देखोगे ना यहाँ पे उससे 10 टाइम्स मुश्किल थी। मतलब ये वाले क्वेश्चंस उससे 1/10 इजियर, देखिएगा ये आपकी किताब का क्वेश्चन है, देखिए इससे इजी सवाल आपको दुनिया में कहाँ मिलेगा। इसमें भी हमारे बच्चे जो है ना वो ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं क्या गॉडजिला आ गया हो। देखो आप, और मजे की बात यह है कि जो आपका बोर्ड का एग्जाम जो होगा, जो क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा, उसमें देर आर फुल चांसेस कि पहली बात तो किताब का क्वेश्चन मिलने के फुल चांसेस है, और दूसरी बात जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो मिलने के उतने ही चांसेस होते हैं जितना मुश्किल। ये मेरी बात याद रखिएगा हमेशा, ज्योमेट्री के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है ना वो मिलने का भी उतना ही चांस होता है। उसका कारण क्या है वो मैं आपको समझाना नहीं चाहता क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूजुअली एग्जाम में ज्योमेट्री के अंदर टीचर की प्रेफरेंस होती है कि वो किताब का क्वेश्चन ही दे। ये मेरी बात हमेशा, आप देखिएगा प्रीवियस पेपर्स मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो किताब के क्वेश्चन है ना वो 10-10 बार आए हुए। क्यों आए हुए? क्योंकि आते हैं किताब के। तो आपका ये जो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा हूँ सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसका आने का भी उतना ही चांस है जितना सबसे मुश्किल सवाल का। तो जिनको कम पढ़ना है वो कम से कम ये पढ़ाई कर लो। देखो टाइम है 10 मिनट, तो इसमें अभी जैसे इसमें जो गिवन है पहले वो बताता हूँ आपको। इसमें गिवन है, ये निशान लगा देता हूँ, इसमें गिवन है कि डीई ए बी के पैरेलल है। तो देखिए ये इसके पैरेलल है, तो बस आपको इतना ही देखना है कि अच्छा सर ये ट्राइंगल है, फोकस ट्राइंगल है, इसमें पैरेलल दे रखा है ना, लग जाएगी सर बीपीटी। डीएफ एसी के पैरेलल है, ओके ओके, कैन यू सी दिस ट्राइंगल ओएसी? ओके, हाँ सर इसमें भी बीपीटी लग जाएगी सर क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है। And now you have to prove that EF is parallel to BC। ये आपको इसको इसके पैरेलल करना है। अब आपने अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि ये इसके पैरेलल कैसे करना है, कि यार वो तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होता है।
और कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर तो अच्छा रेशो इक्वल करने होंगे, पहले स्ट्रेटेजी बनती है ज्योमेट्री के अंदर कि अच्छा ये पैरेलल कैसे होगा, इस ट्रायंगल के अंदर मुझे इनका रेशो इक्वल करना पड़ेगा, अगर ये रेशो इक्वल हो गया तो मैं लिख दूंगा फटाफट कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये इसके पैरेलल हो गया। अब गिवन क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं जवाब कहां से आता है, जवाब तो गिवन से ही आता है। अब जो बच्चा गिवन और डायग्राम नहीं देखता उसका आंसर कहां से आएगा। अब गिवन क्या है, गिवन है पैरेलल है, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, तो इन दोनों में ये वाला आंसर छुपा हुआ है। अब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिनट में निकल जाएगा। तो ये रहा ट्रायंगल जिसमें ये पैरेलल है। तो आप में से कोई महानुभाव के इसके अंदर प्लीज एक बार बीपीटी बोल के बता दे, मेरे दिल को भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ बच्चे सुन रहे हैं। इस बात का जवाब भी फिर वही प्रद्युमन रूपल दे रहे, क्या तरीका है यार ये। आंजने यार आवाज तो सुना दे तेरी आज, तो माइक खरीद के लाया था नया यार, उसके बाद में क्या हो गया तेरे को। आंजने इधर उधर मत देख, बोल फटाफट। आंजने नहीं आता तो जवाब मत दे, कम से कम बात तो कर ले यार। देखो ये दिक्कत का काम है, कल कह देगा कि माइक खराब हो गया था। सुन रहे हैं ना आंजने चुपचाप, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को बुला के नहीं रगड़ाना मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो तू देखना गारंटी से, या तो आज जवाब दे दे, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। अब जबरदस्ती जवाब नहीं निकलवा सकते, देखो ऑनलाइन में। अनुष्का, अरे अनुष्का सर कुछ कह रहे हैं तो ये तो जवाब देते हैं, यस सर नो सर, बोल सकती हो। ये करने बड़ा मजा आता है मेरे को। कोई जवाब नहीं, चुपचाप सुन रहे हैं बैठ के, पता है कुछ नहीं कर सकते सर। कोई बात नहीं बेटा। नैतिक, नैतिक बोल यार। यस सर। हाँ जवाब दे यार, जवाब दे, मैं निकलवा दूंगा तेरे से जवाब, चिंता मत कर। तो ट्राई तो कर, तू आया तो सही ट्राई करने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी तो ट्राई नहीं करना चाहते। ट्राई कर, तूने सुन लिया था क्या। हाँ सर सुन तो लिया था। हाँ जवाब दे फटाफट, ट्राई कर, कोशिश कर। इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा जल्दी से, ओ ए बी डी ई ए बी के पैरेलल है, बता मेरे को फटाफट, स्टार्ट कर। नहीं आता तो बोल नो सर। नहीं सर नहीं आता। नहीं आता तो मैं तेरे को सिखा देता हूँ, इधर देख, लगा फटाफट। इसमें लगा सकता है कि बीपीटी, जल्दी बोल। यस सर। लगा, ये इसके पैरेलल है। यस सर। बोल फटाफट बीपीटी, जल्दी बोल, किस किस का रेशियो इक्वल होगा, जल्दी बता। सर डी और बी सी का। देख गलत बात, डी और बी पैरेलल है, रेशियो किसका इक्वल। सर इतना डिसअपॉइंट मत कर यार, ऐसा दिल टूट जाता है यार। ये पैरेलल है, ये तो कहानी अलग हो गई यार। रेशियो किसका इक्वल है बेटा, क्या कर रहा है ऐसे यार, रेशियो तो बता यार, रेशियो बोल के बता, नहीं तो कोई बात नहीं है। ये मैं इतनी देर हो गई देख मेरे को पढ़ाते हुए, इसका और इसका रेशियो इक्वल इसके बराबर होता है, सिखा रहा हूं उन्होंने। या तो सीरियस प्रॉब्लम है कि मैं सिखा ही नहीं पा रहा, देख इट्स अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम कि मैं सिखा ही नहीं पा रहा। इतनी छोटी सी बात अगर मैं बच्चों को नहीं समझा सकता तो मेरा क्या काम है यहाँ पे। ये बोलना नहीं आता तेरे को, हाँ या ना में जवाब दे, जल्दी से बोल। हाँ सर आता है। बोल फिर यार, बोल, गिव इट अ ट्राई। एडी अपॉन बीडी, ये मैंने अभी लिख लिख के 4-5 बार लिख के मिटाया नहीं मिटाया, जल्दी बता हाँ या ना। हाँ सर हाँ सर। तो बोलना यार नैतिक, बोलना यार। सर एडी इज इक्वल टू बीडी। चल रुक जा, कोई बात नहीं, लीव इट। अब कम से कम आप ध्यान से देख लेना यार, है ना, ठीक है। यस सर। जवाब पूछने में कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्या पता तो लग जाए ना कम से कम कि यहाँ चल क्या रहा है। गौरवित,
सर ट्राइंगल ओ ए बी के अंदर ओ डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू ओ ई अपॉन ई बी, और ट्राइंगल ओ ए सी के अंदर ओ डी अपॉन ए डी और ओ एफ अपॉन एफ सी। तो सर दोनों के अंदर कॉमन है ओ डी अपॉन ए डी, तो 1 और 2 करके हम राजधानी एक्सप्रेस चलाती, रुक तो जा, आंसर थोड़ा ना मांग रहा हूं मैं, ठीक है, फिर भी शाबाश। देखो बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड। गौरवित ने जो जवाब दिया है, मैं तो उस पर उसको शाबाशी भी नहीं देना चाहता, क्योंकि ये तो इतनी ऑब्वियस चीज है जो लोग नहीं दे रहे हैं जवाब। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने देखो आंजने से बोला, मैंने अनुष्का से बोला, मैंने नैतिक से पूछा, किसी का माइक भी खराब होगा, हो सकता है कोई जानबूझ के भी जवाब नहीं दे रहा होगा। नैतिक ने कोशिश करी, फिर भी गलत जवाब दिया, बट करी तो सही। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन थिंग्स आर सो सिंपल and so basic, and they are explained in such a descriptive manner, and then if you are not able to understand it, then there is a serious problem either with you or with me. मैं तो मेरे भी कहता हूँ, मैं खुद को शाबाशी दे रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा, नहीं हो सकता है कि मेरे को नहीं आता पढ़ाना। मैं इतनी सिंपल सी बात अगर बच्चे के दिमाग में नहीं डाल पा रहा हूँ तो फॉल्ट मेरा भी हो सकता है। तो मैं वो चीज देखना चाह रहा हूं कि आखिर ये इतनी सिंपल सी बात है, वो क्यों नहीं घुसी दिमाग के अंदर। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मेरी प्रॉब्लम है, या तुम सुन नहीं रहे थे, अब दैट आई डोंट नो। क्योंकि अपने बीच में ये स्क्रीन की दीवार है, मैं बोलता भी हूँ और मैं खुद को ही देखता हूँ। आपको पता नहीं कितनी अजीब सी फीलिंग होती है। आप तो, मैंने पहले भी समझा था, आप तो मुझे देखते हो, मगर मजे की बात है कि मैं तो खुद को देखता हूँ। मैं भी खुद को देख रहा हूँ, खुद को बोल रहा हूँ, ऐसा लग रहा है खुद की एक्टिंग उतार रहा हूँ। और एक नहीं, दो दिख रहे हैं, एक मेरी पूरी पिक्चर दिख रही है, एक बगल में छोटी सी विंडो में दिख रही है, तीन मास्टर जी खड़े हुए हैं यहाँ पे, और कोई है ही नहीं, खाली कमरा है। उसके बावजूद भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नहीं प्रद्युमन यार इतना प्रद्युमन कह रहा है सर वीडियो ऑन कर लेंगे तो भी मुझे खुद को ही देखना पड़ेगा, यही तो ट्रेजेडी है। नहीं तो मैं तुम्हारा वीडियो ऑन कर लेता, अपन हंस बोल के बातें करते पढ़ते। आई ऑल्सो मिस दैट थिंग इन द इंस्टीट्यूट। तो वो नहीं हो सकता है। चलो खैर, ये तो अलग बातें हो गई, अपन अलग जगह चले गए। बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज कोऑपरेट, बिकॉज आप पढ़ने की चाहोगे ना, कोशिश करना, तो ही मैं पढ़ा पाऊंगा। और अभी तो समय बाकी है, और सिर्फ कुछ बच्चे ही हैं जिनकी मैथ्स वीक है, कुछ बच्चे ही तो हैं। मैं तो उन लोगों के लिए काम करने को तैयार हूं, क्योंकि बाकी तुम समझा चुका। तो डोंट डिसअपॉइंट मी ओवर सच सिंपल थिंग्स, डोंट डिसअपॉइंट मी। तो मुझे ऐसे लगता है कि सारा मेहनत जो है वो खराब हो गई। इतना सिंपल है बीपीटी, अब उसने धड़ल्ले से लाइन से सब कुछ बोल दिया। हाँ रूपल ठीक है यार, सब ठीक है। देखिए, तो ये कैसे बोलूं मैं आपको, मुझे तो समझाना भी नहीं आ रहा। आंजन है, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, you simply have to say in a triangle this is a parallel line, and नैतिक ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये जो पॉइंट है ना, और ये जो पॉइंट है, ये AB को काट रहा है ना, डी AB को दो टुकड़ों में तोड़ रहा है, AD और BD तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा। तो इनका रेशो यानी कि AD अपॉन DB, और ये इसको दिन टुकड़ों में तोड़ रहा है AE अपॉन EC, वो बराबर होगा। सो इन BPT अगर ये लाइन पैरेलल है, देन यू से AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और अगर ये ऐसे है तो यार यहां से बोलोगे ना BD अपॉन दिस, क्योंकि ये दोनों लाइनें कट रही है। मैं कैसे समझाऊं यार इसको। तो जो लोग बहुत अच्छी हैव पेशेंस, मुझे बाकियों को भी समझाना पड़ता है। आई नो आप लोगों के लिए बहुत ऑब्वियस और बोरिंग सा हो सकता है, बट मुझे तो सबको समझाना है। तो अब इसको देखिए जा रहा है मेरा, हो भी चुका है, 9th का बैच है मेरा, मैं फिर से इसी से स्टार्ट करूंगा कल से। बट एक बार देखिए, आप लोग घर पे जज करिएगा। मैं नाम बार बार नहीं ले रहा, बट जितने लोग भी सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, वो घर पे जज करिएगा कि आखिर इसमें है क्या। मैं बहुत बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो क्यों परेशानी आ रही है। अब जब आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, देखिए जरा, ये रहा ट्रायंगल, अब की बार ये रहा ट्रायंगल, देखना भाई नैतिक, ये देखना, ये रहा ट्रायंगल। यस सर। अब इसको देख तू, इसमें ये लाइन पैरेलल है,
ये ट्राइंगल दिख रहा है, सॉरी ये ट्राइंगल है। अब ट्राइंगल के अंदर ये लाइन दिख रही है। अब इसमें मैच कहाँ है तो बता मेरे को। इस ट्राइंगल के अंदर जो डीई लाइन है वो ऑब्वियसली इस ट्राइंगल की एक तो इस साइड को और इस साइड को काट रही है, तो दिख रहा है ना इसमें मैच थोड़ा, तो दिख रहा है कि ये लाइन इस साइड और इस साइड को काट रही है। कैंची से कपड़े काटा है कभी किसी को काट, दिखता है ना क्या कटा। तो ये जो अंदर जो लाइन है, अब ऑडियो अपना म्यूट कर ले। ये जो लाइन है ये दिखता है ना, ये कैंची किसको काट रही है, इसको और इसको। ये कैंची जो बीच में किसको काट रही है, इसको। तो बोल देना। अब इस लाइन के दो टुकड़े हो गए, ओई और बीई, और इस लाइन के दो टुकड़े हो गए, एडी और ओडी। बात खत्म हो गई। यहां से जब चोंच होती है ना ट्राइंगल की, वहां से चालू करते हैं। अब ये ट्राइंगल की चोंच ये है, तो ओई अपॉन ईबी इज इक्वल टू ओडी अपॉन एडी। तो बोलना है यार। इस ट्राइंगल के अंदर ये रहा ट्राइंगल, और ट्राइंगल के अंदर ये लाइन पैरेलल है, तो ये दो साइडें कट रही है। एम आई राइट? ये दो कट रही है, दिख रहा है ना यार। अब कैसे दिखाऊं यार मैं, बताऊं यार। ये तो इसमें तो कोई फॉर्मूला भी नहीं, देखने का कौन सा फॉर्मूला होता है भाई। तो ये दोनों कट रही है, तो ये रही इस ट्राइंगल की चोंच, ये रही ओडी अपॉन डी इज इक्वल टू ओ एफ अपॉन एफ सी। चोंच से चालू करते हैं। ये है ना, ये मुझे क्या क्या वर्ड बनाने पड़ते हैं। ट्राइंगल की वर्टेक्स है, हिंदी अनुवादन चोंच बना दिया मैंने, बताओ। ये यहां से चालू करते हैं, दिस अपॉन दिस। अब कोई बोलेगा दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस। अबे क्यों कर रहा है यार, यहां से चालू करना यार। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेना कम से कम कल की क्लास तक। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं कर रहा हूं, टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।